एकादश के सभी बच्चों का व्यावसायिक संगठन के आज के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यवसाय, उद्योग तथा पर्यावरण प्रदूषण। देखिए, सबसे पहले पर्यावरण के अर्थ पर हम ध्यान करेंगे। उसके पहले ओडम ने कुछ कहा, उसको सुन लेते हैं। ओडम ने कहा कि प्रदूषण हमारी हवा, भूमि, जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक लक्षणों में अवांछनीय परिवर्तन है, जो मानव जीवन तथा अन्य जीवों, हमारी औद्योगिक प्रक्रिया, जीवन दशाओं एवं सांस्कृतिक विरासतों को हानिकारक रूप से प्रभावित करता है अथवा प्रभावित करेगा, अथवा जो कच्चे पदार्थों के स्रोतों को नष्ट कर सकता है या करेगा। ये प्रदूषण है। तो प्रदूषण क्या है? दरअसल हवा, भूमि, जल के जो भौतिक, रासायनिक और जैविक लक्षण होते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन, और वो भी ऐसे परिवर्तन जो अवांछनीय है। अवांछनीय मतलब जिनकी हम अपेक्षा या इच्छा नहीं करते। और जब ये इस तरह के अवांछनीय परिवर्तन होंगे तो मानव जीवन तथा अन्य जो जीव हैं, यहाँ तक कि हमारी औद्योगिक प्रक्रिया को, जीवन की दशाओं को, सांस्कृतिक विरासतों को ये प्रभावित करेगा, और वो भी हानिकारक रूप से। ठीक है? या तो ये इस तरह से प्रभावित कर रहा है या करेगा, या ये कच्चे पदार्थों के स्रोतों को भी नष्ट कर सकता है या ये करेगा। तो ऐसा कुछ भी प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण पढ़ने से पहले हमें पर्यावरण एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। तो पर्यावरण के बारे में आप सभी लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं। पर्यावरण, पर्यावरण दो शब्दों से मिलके बना है, चारों ओर से, जिसका अर्थ होता है आवरण यानी कि ढका हुआ। तो पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमें चारों ओर से ढके हुए है, हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। अंग्रेजी का शब्द है इन्वायरमेंट, इसका हिंदी अनुवाद दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी में ये एनवायरनमेंट है। एनवायरन का मतलब होता है एनसर्किल, और मेंट का मतलब होता है ऑल राउंड। शाब्दिक दृष्टि से पर्यावरण से तात्पर्य सराउंडिंग्स से है, जिसका अर्थ है चारों ओर से घिरे हुए। तो ये तो अंग्रेजी में भी रहा। तो हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में एक ही प्रकार का अर्थ है, जो चारों ओर से घिरे हुए है, वह पर्यावरण है। अगर हम इसे एक साथ कहना चाहें, कंक्लूड करना चाहें, जो कुछ पढ़ा हमने हिंदी के पर्यावरण शब्द का और अंग्रेजी के एनवायरनमेंट शब्द का, जो हमने अलग अलग पार्ट्स उसके पढ़े और उनकी मीनिंग जानी। अगर हम एज अ होल पर्यावरण क्या है बोलना चाहें, तो पर्यावरण उन सभी प्राकृतिक दशाओं, वस्तुओं, शक्तियों, परिस्थितियों एवं घटनाओं को शामिल करता है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव क्रियाकलापों को प्रभावित करती हैं। वस्तुतः पर्यावरण एक व्यापक अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट है, और जिसका विस्तार विस्तार असीम तथा अनंत है। पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के घटकों की अगर हम बात करें तो ये 5 घटक होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। ठीक, कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। अब इसमें क्या अलग है? जो 5 तत्व हैं उसमें आकाश है और यहाँ वनस्पति है। इसको थोड़ा सा अलग करके समझ लें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये सभी घटक मानव के भोजन, वस्त्र, निवास, पेयजल व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार मानव के शरीर की रचना भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी है। परिभाषाएं विश्व शब्दकोश से पर्यावरण की व्याख्या कुछ इस तरह से आती है कि पर्यावरण उन सभी दशाओं, शक्तियों एवं प्रभावों का योग है जो जीवों के विकास, जीवन, मृत्यु को प्रभावित करता है। एक और परिभाषा जो यहाँ से आपको देखने को आएगी, ए फिटिंग की, जीव की परिस्थिति के समस्त तत्व या घटक मिलकर पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक है? तो इसे भी एक अच्छी परिभाषा के तौर पे हर्स्कोविट्ज़ की परिभाषा, पर्यावरण उन समस्त बाह्य दशाओं तथा प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन तथा विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये परिभाषाएं, इसमें से आप 2 परिभाषाएं पढ़ लीजिए। एक परिभाषा विश्व शब्दकोश की, और दूसरा आप ए फिटिंग की परिभाषा पढ़ लें, या अमेरिकन वाली। इनमें से जो भी आपको बेटर लगे, कोई 2 परिभाषाएं आपको अपने नोट्स में
शामिल करने चाहिए। पर्यावरण के अंग या तत्व, एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए, कई तत्वों के समूह का नाम है पर्यावरण, है ना, मगर अगर हम सुविधा की दृष्टि से पढ़ना चाहें तो 4 भागों में हम इसे बांटेंगे। पहला है स्थल मंडल। लिथोस्फीयर बोलते हैं स्थल मंडल को, पृथ्वी का स्थलीय शुष्क ठोस भाग। इसके अंतर्गत पृथ्वी की रचना, उसकी विभिन्न आकृतियाँ, मिट्टी व चट्टानें, रेत, विभिन्न शक्तियों द्वारा पृथ्वी तल पर किए जाने वाले परिवर्तन, भूमिगत जल, ऊर्जा और इनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों आदि को शामिल करते हैं। ठीक है, ये हो गया स्थल मंडल। वायुमंडल में क्या क्या शामिल होता है? एटमॉस्फेयर, इसे हम बोलते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु के आवरण को बोलते हैं वायुमंडल। यह समुद्र तल के ऊपर लगभग 320 किलोमीटर तक फैला होता है। समुद्र तल के लगभग 16 किलोमीटर ऊपर तक का भाग वायु एवं मौसम से प्रभावित होता है। इसी कारण समुद्र की सतह से ऊपर 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु में जीवधारी पाए जाते हैं। इसमें वायुमंडल की बनावट, जलवायु तथा उसके तत्व, तापमान, सूर्यताप, वायुदाब, विभिन्न प्रकार की पवनें, बादल, वर्षा के प्रकार, जलवायु के विभिन्न प्रकार, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, ये सब शामिल किए जाते हैं। स्थलमंडल और वायुमंडल के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो होता है पृथ्वी का जलीय भाग, जिसमें नदियों, सागरों, महासागरों, खाड़ियों, महासागरों के जल में तापमान, लवणता की मात्रा, महासागरों के जल की गतियाँ जैसे लहरें, धाराएं, ज्वार भाटा तथा निकटवर्ती क्षेत्रों के मानव जीवन पर उन सब के प्रभाव आदि को शामिल करते हैं। और इसके बाद में जो आता है वह है जैवमंडल। तो जैवमंडल दरअसल है क्या? वायु, जल, थल, इनका वह भाग जिसमें जीवधारी पाए जाते हैं। ये वायु में, जल में, थल में, कहीं पे भी होते हैं, जैवमंडल कहलाता है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर वायु, जल, थल का वह भाग जहाँ जीवधारी होते हैं। इसमें जो बातें शामिल होती हैं वो कौन कौन सी हैं? वनस्पतियाँ, जीव जंतु तथा मनुष्य। जलवायु से वनस्पति तथा जीव जंतुओं का सह संबंध। एक तो वनस्पतियाँ हो गई, फिर जीव जंतु और मनुष्य हो गए, फिर जलवायु से वनस्पतियों और जीव जंतुओं का सह संबंध क्या है, पर्यावरण का असंतुलन क्या है, इससे संबंधित समस्याएं क्या हैं और उनका समाधान क्या हो सकता है। जैवमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग मानव है, जो उपर्युक्त चारों क्षेत्रों को प्रभावित करता है तथा स्वयं मानव इन क्षेत्रों को अपने क्रियाकलापों से प्रभावित, नियंत्रित और परिवर्तित भी कर सकता है। तो ये तो हो गए 4 हिस्से पर्यावरण के। अब हम बात करते हैं पर्यावरण के प्रकार। तो पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, चलिए इसे भी जानते हैं। पर्यावरण के प्रकारों में पहला आता है प्राकृतिक तथा भौतिक पर्यावरण। भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत उन समस्त प्राकृतिक शक्तियों, प्रक्रियाओं और तत्वों को शामिल करते हैं जो मानव जीवन को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। यानी वो सारी चीज़ें, सारी प्राकृतिक शक्तियाँ, प्रक्रिया, तत्व जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मनुष्य को प्रभावित करते हैं, ये क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण। अगर हम दूसरे शब्दों में बोलना चाहें तो प्राकृतिक पर्यावरण में स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल, इनके वो सारे तत्व सम्मिलित होते हैं जो हमें पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। ये तत्व मानव के लिए प्रकृति की निःशुल्क भेंट होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के बाद जो दूसरा है वो क्या है? सांस्कृतिक पर्यावरण, कल्चरल एनवायरनमेंट। देखिए, मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण में अपने ज्ञान तथा बुद्धि, इनकी सहायता से कुछ संशोधन करता है। किसमें? प्राकृतिक पर्यावरण में ज्ञान बुद्धि की सहायता से मानव संशोधन करता है और प्राकृतिक पर्यावरण को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप जिस पर्यावरण का निर्माण करता है उसको सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतिरूप यानी कि पैटर्न देखे जाते हैं, जैसे कि जैविक प्रतिरूप भोजन, वस्त्र, वेशभूषा, भाषा, धर्म, साहित्य, कला।
सामाजिक प्रतिरूप में जैसे कि सामुदायिक जीवन, सामाजिक संस्थाएं, मेले तमाशे, खेलकूद, रीति रिवाज, कानून, विधान जिसे हम बोलते हैं, सहकारिता यानी कि कोऑपरेशन। तो ये जैविक प्रतिरूप, सामाजिक प्रतिरूप आपने पढ़ लिए। कुछ आर्थिक प्रतिरूप भी हैं और तकनीकी भी। आर्थिक में कृषि, व्यवसाय, उद्योग धंधे, खनन वगैरह, और भी बहुत कुछ आर्थिक प्रतिरूप में। तकनीकी प्रतिरूप में यंत्र, उपकरण, परिवहन, संचार इत्यादि। संक्षेप में हम यूं कहें कि सांस्कृतिक पर्यावरण से हमारा तात्पर्य क्या है? मानव निर्मित पर्यावरण, मैन मेड एनवायरनमेंट। ओके, यहाँ तक तो हमने वो चीज़ें जानी जो हम इससे पहले की कक्षाओं में लगातार पढ़ते रहे हैं पर्यावरण अध्ययन में। अब हमें ये जानना है कि मानव तथा पर्यावरण के मध्य किस तरह का कार्यात्मक या फंक्शनल रिलेशन है। देखिए, पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और मानव, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मानव, इनके बीच में, इनके मध्य किस तरह का कार्यात्मक संबंध या फंक्शनल रिलेशन है। दरअसल इन तीनों के कार्यात्मक संबंध के फलस्वरूप ही सभ्यता का विकास होता है। तो यह किस तरह, थोड़ा सा जानते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण मानव पर अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। चूंकि मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण से घिरा हुआ है, इसलिए वह इसके प्रभावों की पूर्ण अवहेलना नहीं कर सकता। फिर भी मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक पर्यावरण को भी प्रभावित करता है और उसमें संशोधन व परिवर्तन भी करता है। मनुष्य तथा प्रकृति के पारस्परिक संबंध जो हैं, उसके द्वारा ही सांस्कृतिक पर्यावरण का भी सृजन होता है। ये आपने अभी पढ़ा ही था। तो ये समझ लीजिए कि मनुष्य जो है सांस्कृतिक पर्यावरण का जन्मदाता है। हालांकि वह स्वयं भी इससे प्रभावित होता रहता है। मानव भौतिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के पर्यावरण में परिवर्तन करता रहता है, स्वयं भी उससे प्रभावित होता रहता है। इसे हम इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं, जो मानव वर्ग जितने अच्छे और विवेकपूर्ण ढंग से अपने पर्यावरण से समायोजन करता है, वह उतना ही आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नत होता है। अब बात आती है कि मानव द्वारा पर्यावरण के अनुकूलन की आवश्यकता है क्या? अनुकूलन मतलब अपने अनुकूल बनाना किसी को। तो इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मानव सभ्यता क्या है? दरअसल मानव सभ्यता की विकास की जितनी भी कहानी है, वह मानव को प्राकृतिक और भौतिक पर्यावरण के उपभोग की कहानी है। इसका आशय क्या हुआ? मानव सभ्यता का पूरा विकास जो है वो मनुष्य को प्राकृतिक और भौतिक या भौतिक पर्यावरण को कैसे अपने सदुपयोग में लाना है। जब हम आखेट युग में रहा करते थे, तो तमाम प्रकृति के जो संसाधन होते थे उनका उपयोग नहीं कर पाते थे। आज हम विभिन्न मशीनों के माध्यम से, तमाम जानकारियों के माध्यम से हम प्राकृतिक संसाधनों का, समंदर की गहराइयों में पड़े हुए प्राकृतिक संसाधनों का, पृथ्वी के सतह में, भूगर्भ में छिपी हुई मेटल्स का, गैसों का उपयोग कर पा रहे हैं। कैसे? क्योंकि आज हमारी मानव सभ्यता पहले की अपेक्षा काफ़ी विकसित हो चुकी है। तो आदिम अवस्था से आज तक मनुष्य पर्यावरण के उपयोग द्वारा उत्तरोत्तर विकास करता रहा। भविष्य की प्रगति भी इसी पर निर्भर है। देखिए, सीमित जनसंख्या, सीमित आवश्यकताएं और तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण विकास के प्रारंभिक दौर में मानव पर्यावरण से सामंजस्य करता था। धूप होती थी, घर में रहता था, धूप ढलती थी, बाहर निकलता था। किंतु गत वर्षों में, यानी कि पिछले कुछ वर्षों में, तीव्र औद्योगिक और तकनीकी प्रगति हुई। इसके कारण मानव पर्यावरण में, प्राकृतिक पर्यावरण में मानव का हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया, जिसके कुप्रभाव भी प्रारंभ हुए। पर्यावरण के अवकर्षण यानी कि डिग्रेडेशन से प्राणलेवा बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। वनों के विनाश से पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियां लुप्त होती चली जा रही हैं। प्राणदायिनी वायु ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। अतः वर्तमान के साथ भविष्य को सुखद बनाने के लिए आवश्यक है कि मानव द्वारा पर्यावरण का संतुलित ढंग से अनुकूलन किया जाए। विकास कार्य इस ढंग से किए जाएं जिससे पर्यावरण हानि की कोई संभावना ना हो, उसे रोका जा सके। ऐसी तकनीकें अपनाई जाएं जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो। देखिए, बात आई कि ऑक्सीजन कम होती जा रही है, तो दिल्ली की आबो हवा से आप सभी परिचित हैं। और अगर प्रकृति के साथ, प्राकृतिक पर्यावरण के साथ
ज़्यादा अतिशयता के साथ हस्तक्षेप किया जाएगा तो तमाम महामारियां आती हैं। देखिए कोरोना उसका उदाहरण है। तो मानव द्वारा पर्यावरण के अनुकूलन की आवश्यकता है, पर्यावरण के साथ साथ चलने की आवश्यकता है। यथा आवश्यकता उसमें परिवर्तन भी आवश्यक है, लेकिन ध्यान रहे कोई भी गतिविधि अगर अपनी सीमा से परे चली जाती है तो उसके लाभ की जगह हानियाँ ज़्यादा होती हैं। इस चैप्टर में चूँकि हमें ये पढ़ना है कि पर्यावरण जो है ना, जो हमारा उद्योग और व्यापार है और जो पर्यावरण प्रदूषण है उसका क्या संबंध है, उसका क्या एक दूसरे पे परस्पर प्रभाव हैं। तो उस क्रम में हम अब जानते हैं पर्यावरण का व्यवसाय तथा उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। बाद में जानेंगे कि उद्योगों और व्यवसाय का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है। तो पहले हम क्या जान रहे हैं, पर्यावरण का व्यवसाय और उद्योगों पर प्रभाव। इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। देखिए पर्यावरण के मुख्य संसाधन जो हैं, यह अंग जो हैं, भूमि, जल, वायु, ऊर्जा, खनिज, वनस्पति, जीव जंतु, ये सब इसमें शामिल होते हैं और ये सभी संसाधन पृथ्वी पर जीवन क्रिया के लिए आवश्यक हैं। दरअसल पृथ्वी का जो विविध जैवमंडलीय पर्यावरण है वो मानव को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं देता है। वह पर्यावरण के विभिन्न अंग मानव जीवन के साथ साथ विविध व्यवसायों तथा उद्योगों के विकास में न केवल सहायक हैं वरन उनके आधार हैं। इस संबंध में ली प्ले जो है ना एक विद्वान है और उन्होंने क्या बोला, प्रत्येक मानव समुदाय एक निश्चित पर्यावरण में निवास करता है और उस समुदाय का जीवन, व्यापार, व्यवसाय पर्यावरण के अनुसार ही निर्धारित होता है। अब देखिए अलग अलग देश जहाँ की जलवायु अलग अलग है, वहाँ का रहन सहन अलग अलग है, वहाँ के कपड़े अलग अलग हैं, वहाँ के व्यवसाय अलग अलग हैं, लोगों की अभिरुचियाँ अलग अलग हैं। प्रत्येक देश में रहने वाले लोगों का जीवन और व्यवसाय उस देश के पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। पर्यावरणीय अनेक तत्वों के समूह, पर्यावरण दरअसल अनेक तत्वों के समूह का नाम है। प्रत्येक तत्व का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यावरण के तत्वों या कारकों का समूहीकरण अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से किया। यद्यपि मूल तत्व भू आकृति, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, जल तथा ऊर्जा है, तथापि जीव अर्थात मनुष्य, जीव जंतु भी इसके अंग माने जाते हैं। तो हम एक एक करके इन्हें जानने की कोशिश करते हैं कि भू आकृति या भू आकार से क्या तात्पर्य है। देखिए रिलाइव इसे बोलते हैं। भू आकृति या भू आकार, जो पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी, उसका जो धरातल है या जो उसका भू आकार है वह एक जैसा नहीं है, उसमें विविधताएं हैं। सामान्यतः भू आकृति के 3 स्वरूप हैं, पर्वत, पठार और मैदान। इनमें भी विस्तार, ऊंचाई, संरचना की दृष्टि से क्षेत्रीय विविधताएं हैं, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में पर्वत भी कहीं ऊंचे कहीं नीचे, ऊंचाई उनकी अलग अलग है, संरचनाएं भी अलग अलग हैं। कहीं नदियां हैं, इनके द्वारा निर्मित मैदानी और डेल्टाई प्रदेश हैं, तो कहीं हिम से आच्छादित क्षेत्र हैं, जबकि कहीं मरुस्थलीय स्थलाकृति हैं, कहीं वन संपदा से परिपूर्ण पर्वत और घने जंगल हैं। अच्छा, भूगोल वेत्ता कुमार सैंपल हैं और ये कुछ कहते हैं, मानव पृथ्वी तल की उपज है। ये बात समझने जैसी है। मनुष्य जो है ना वो पृथ्वी तल यानी धरातल पर ही उत्पन्न होता है और यहीं पे वो सरवाइव करता है। तो पृथ्वी तल से उनका तात्पर्य क्या था, पर्यावरण से, जो कि मानव जिस पर्यावरण में रहता है उसी के अनुरूप वह ढल जाता है। वस्तुतः मानव का शारीरिक एवं मानसिक विकास, व्यावसायिक व सामाजिक क्रियाएं प्राकृतिक पर्यावरण की ही देन है। इसी कारण सभी प्रदेशों में एक जैसी व्यावसायिक औद्योगिक इकाइयों का विकास न होकर विविध व्यवसायों और उद्योगों का ही विकास होता है। भू आकृति का उद्योग धंधों पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। देखिए उत्तर भारत के विशाल उपजाऊ मैदान, जहाँ की भूमि समतल, जलवायु उष्ण आर्द्र है, जल की आपूर्ति नदियों, नहरों, कुओं और नलकूपों से निरंतर होती है, खेती करना मनुष्य का प्रमुख व्यवसाय है, ये पर्यावरण के अनुकूल है, इसीलिए यहाँ ऐसा होता है। नॉर्वे और स्वीडन के जो पर्वतीय प्रदेश हैं उनकी प्रमुख संपदा क्या है, वन। अतः वहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है, लकड़ी काटना, जो पर्यावरण के अनुकूल है। इंग्लैंड में कोयला, लोहा और अन्य खनिज आसपास मिलने के कारण यहाँ के लोगों ने खनन और विनिर्माण उद्योगों का विकास किया।
इसी तरह से अगर हम बात करें नीदरलैंड की, तो वहाँ पर जो उत्तर सागर के तट स्थित हैं, उनकी वजह से देश के निवासियों ने परिवहन, व्यापार और वाणिज्य को विकसित करते चले गए। संसार के कुछ बहुत सारे विस्तृत प्रदेश हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार का पर्यावरण है और लोग भिन्न भिन्न व्यवसायों और उद्योगों का विकास करके चहुमुखी विकास करते चले जा रहे हैं। अफ्रीका की बात कर लें तो कांगो बेसिन में जलवायु इतनी अधिक आर्द्र है कि यहाँ के वन इतने सघन हैं कि उनमें उन्हें साफ करके कृषि करना संभव नहीं। ऐसी जलवायु में पशु भी नहीं पाले जा सकते। यहाँ के वनों की लकड़ी के कठोर तथा भारी होने के कारण लकड़ी काटने का व्यवसाय भी वहाँ लाभदायक नहीं है। संक्षेप में हम यूँ कहें कि जो भू आकृति है न केवल पर्यावरण को प्रभावित करती है, वरन इसका प्रभाव मानव के निवास, कृषि, परिवहन, उद्योग, व्यापार आदि आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर बहुत गहरा पड़ता है। तो ये था भू आकृति। उसके बाद में आती है क्लाइमेट यानी कि जलवायु। जलवायु दरअसल सूर्य ताप, जिसमें प्रकाश और तापमान आता है, वर्षा, आर्द्रता यानी कि गर्मी वगैरह, हवाओं का सम्मिलित स्वरूप है। तो सूर्य ताप, प्रकाश और तापमान, बारिश, आर्द्रता यानी कि जलवायु में गर्मी या नमी, हवाओं का सम्मिलित स्वरूप है। तापमान, सर्दी, गर्मी, वर्षा, हवाएं जलवायु के अंग होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तापमान यानी कि तापक्रम। देखिए टेम्परेचर, अभी जैसे जैसे गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, टेम्परेचर से हम लोग सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं कि कितनी गर्मी है वगैरह वगैरह। अलग अलग जगह पे टेम्परेचर अलग अलग भी होता है। जो टेम्परेचर आप यहाँ उत्तर प्रदेश में फील करेंगे, वो टेम्परेचर उत्तराखंड में नहीं होगा, नैनीताल में नहीं होगा, मंसूरी में नहीं होगा। और दुनिया के जो अन्य देश हैं यूरोप के, वहाँ तो टेम्परेचर कभी भी इतना ज़्यादा नहीं होता। तो हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि टेम्परेचर क्या है। देखिए टेम्परेचर का सीधा प्रभाव वायुमंडल के अतिरिक्त जो वनस्पतियाँ हैं, पशु, मानव, इन सभी पे पड़ेगा। सारी क्रियाएं सारी क्रियाकलाप मनुष्य के सीधे सीधे तापमान पर निर्भर करते हैं। जून में होने वाली गर्मी की छुट्टियां जून ही में क्यों होती हैं? कभी सोचा आपने? उसका कारण है क्योंकि जून में तापमान बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए स्कूल जनरली बंद कर दिए जाते हैं ताकि बच्चों की सेहत में प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तेज़ धूप का। ठीक। तो दरअसल हम समझते हैं कि अत्यधिक तापमान और अत्यधिक न्यून तापमान जीवन के लिए हानिकारक है। व्यावसायिक और औद्योगिक क्रियाकलापों को उपयुक्त तापमान में ही भलीभांति संपन्न किया जा सकता है। वर्षा जीवन का स्रोत, चाहे मानव हो, वनस्पति हो या जीव जंतु हो। ह्यूमिडिटी वायु में उपस्थित रहती है, इसे नमी के रूप में आप मापते हैं। तापक्रम के अनुरूप वायु में आर्द्रता धारण करने की क्षमता होती है। और जो विंड्स हैं, हवाएं हैं, उनका संबंध वायु भार और तापमान से होता है। संक्षेप में जलवायु विश्वव्यापी दशाओं को नियंत्रित करती है। जलवायु की अगर हम बात करें तो यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव की विभिन्न गतिविधियों को प्रभावित करती ही है। सिंचाई, कृषि, वन प्रबंध, भूमि उपयोग, उद्योग धंधे, भवन निर्माण, परिवहन, इन सभी पे जलवायु द्वारा बहुत अधिक ये सारे प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या उन्हीं क्षेत्रों में बसती है जहाँ जलवायु मानव और उनकी आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुकूल होते हैं। तो आपने यहाँ जाना जलवायु। अब जो तीसरी चीज़ आती है वो आता है प्राकृतिक वनस्पति। हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं? हम इस समय पढ़ रहे हैं पर्यावरण का व्यवसाय और उद्योगों पर प्रभाव, और उसके अंतर्गत हम जानना चाहते हैं कि पर्यावरण के जो कुछ प्रमुख अंग हैं वह व्यवसाय और उद्योग पर कैसे प्रभाव डालते हैं। अभी तक हमने जाना भू आकृति का क्या प्रभाव पड़ता है उद्योग और धंधों पर, फिर हमने ये जाना कि जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है उद्योग और धंधों पर, और अब हम प्राकृतिक वनस्पति की बात करेंगे। देखिए प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो होती हैं, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत वन, कटीली झाड़ियाँ, घास, छोटे पौधे, ये सब शामिल हैं। वन किसी राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति होते हैं। वहाँ की जलवायु, भूमि की बनावट, वर्षा, जनसंख्या के घनत्व, कृषि, उद्योग धंधों आदि का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है इन पे, किस पे? कृषि, उद्योग धंधों वगैरह पे। तो दरअसल मैं आपको कहना चाह रहा था कि वनों से जो भी प्राप्त होती है इमारती लकड़ी, वो फर्नीचर, इमारत, उद्योग धंधे, कृषि यंत्रों के निर्माण में काम आती है। माचिस, कागज़, प्लाईवुड, रबड़ आदि उद्योगों का विकास वनों पर ही निर्भर करता है।
वनों से विभिन्न उद्योगों के लिए बांस, तारपीन का तेल, रंग, रबड़, लाख, वृक्षों की छाल आदि कच्चा माल मिलता है। इसी प्रकार शहद, रेशम, मोम, कत्था ये भी उद्योग वनों पर ही आधारित हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति से आप देखिए बहुत सारा कच्चा माल मिलता है उद्योगों के लिए। मृदा तथा आर्थिक जीवन, सॉइल एंड इकोनॉमिक लाइफ, देखिए खनिज और कार्बनिक पदार्थों से युक्त तथा पादप जीवन के पोषण में समर्थ भूपृष्ठ की ऊपरी परत मृदा कहलाती है। भूपृष्ठ यानी कि जमीन की सतह, उसकी जो ऊपरी परत है वही है मृदा, सॉइल। मृदा पर ही मनुष्य सारे कार्य करता है, कृषि के, उत्पादन के, वनस्पतियों के। ठीक। किसी राष्ट्र की आर्थिक उन्नति में उपजाऊ उपजाऊ भूमि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दुर्भाग्यवश भारत के कई क्षेत्रों में प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से भूक्षरण या मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न हो गई है। मिट्टी का कटना, भूमि मृदा का अधिक कटाव या बहाव हो जाने पर पर्यावरण संतुलन में बाधा पड़ती है। वह क्षेत्र न केवल बंजर तथा अनुपजाऊ हो जाता है, अपितु वहाँ वनस्पतियों का भी अभाव हो जाता है। और ये वनस्पतियों के अभाव से ही होता है, यानी कि वनस्पतियाँ जहाँ नहीं होती हैं वहाँ पे भूक्षरण या मृदा अपरदन होता है, और जहाँ भूक्षरण होता है वहाँ वनस्पतियाँ नहीं रह जाती। जल संसाधनों की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि मनुष्य का शरीर बहुत बड़े हिस्से तक जल से बना हुआ है। तो जल संसाधनों को तो विशेष महत्व है ना। जल जो है संपूर्ण जीवन का आधार है, मानव जीवन का आधार है, जल जगत का ही आधार है। जल की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में पग पग यानी कदम कदम पे पड़ती है। मैक्सवेल कहते हैं कि जल आर्थिक, सांस्कृतिक और जैविक दृष्टि से पृथ्वी का अत्यधिक उपयोगी प्राकृतिक संसाधन है। किसी देश में कृषि का विकास जल की पर्याप्त पूर्ति पर निर्भर करता है। पशुपालन एवं मछली पालन में जल की आवश्यकता पड़ती है। जल के द्वारा विद्युत का उत्पादन भी होता है। उद्योगों में जल की उत्पादन कार्य में काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। जल परिवहन का भी एक साधन है। समुद्री जहाज़ों द्वारा वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है, जो भारी सामान होते हैं। तो आपने इतना जान लिया कि जो पानी है इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। मैक्सवेल की डेफिनेशन नीचे दी गई है। वाटर इज़ द मोस्ट यूजफुल नेचुरल रिसोर्स ऑन अर्थ, इकोनॉमिकली, कल्चरली एंड बायोलॉजिकली। खनिज संसाधन, अब इसमें अगला हिस्सा है, ये कैसे प्रभावित करते हैं व्यापार उद्योग को। देखिए, वे सारे पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं। लौह अयस्क, कोयला, सोना, तांबा, मैग्नीज, पेट्रोलियम वगैरह। खनिज का तात्पर्य ऐसे अजैव पदार्थ हैं, यानी कि जैव पदार्थ नहीं हैं, जो एक विशिष्ट रासायनिक संगठन रखता हो। उसके कणों के मिश्रण से शैल की रचना होती है। खनिजों की प्राप्ति प्राय चट्टानों से होती है। खनिज संसाधनों का वितरण वर्तमान जलवायु पर निर्भर नहीं करता, अपितु यह भूतकालीन भूगर्भीय क्रिया का परिणाम होते हैं। इसका महत्व क्या है? देखिए, किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास, औद्योगिकरण वहाँ पर खनिज पदार्थों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। खनिज पदार्थ अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। कोयला तथा तेल शक्ति के प्रमुख साधन हैं। परिवहन के विभिन्न साधनों, रेल, बस, हवाई जहाज, जलयान, इनके निर्माण में खनिज पदार्थों का ही महत्वपूर्ण योगदान है। टैंक, तोप, युद्धक विमान, इनके निर्माण से लेके अनेक खनिज पदार्थों का उपयोग इनमें होता है। ठीक है। खनन उद्योग में लाखों व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। इसके अलावा जो पर्यावरण का एक हिस्सा है वह है ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज। स्थूल भौतिक और जैविक तत्वों का प्रकृति में प्राप्त गर्मी और ऊष्मा को वैज्ञानिक तरीकों से नियंत्रित और संग्रहित करके जो शक्ति प्राप्त होती है, हम उसी का नाम ऊर्जा रखते हैं या ऊर्जा देते हैं उसी को। ऊर्जा यह शक्ति के परंपरागत साधनों में मानव शक्ति, पशु शक्ति, ईंधन शक्ति, वायु शक्ति को शामिल किया जाता है। जबकि शक्ति के आधुनिक साधनों में कोयला, खनिज तेल, विद्युत शक्ति, अणु परमाणु शक्ति, सौर ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा आदि को शामिल किया जाता है। देखिए, यहाँ कुछ बातें हैं। परंपरागत जो ऊर्जा या शक्ति के जो साधन है उसमें क्या है? मानव शक्ति, पशु शक्ति, ईंधन शक्ति, वायु शक्ति। आज जब आधुनिक की अगर हम बात करें तो उसमें कोयला, खनिज तेल, विद्युत, अणु या परमाणु, सौर ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा वगैरह शामिल है। ऊर्जा दरअसल इसका महत्व की अगर बात करें, एक ऐसा संसाधन जिससे भौतिक संसार की उत्पत्ति हुई। ऊर्जा मानव की कार्यक्षमता का प्रमुख आधार है। यह मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से लेकर विशाल उद्योगों और परिवहन के साधनों को संचालित करती है।
ऊर्जा का अधिकाधिक प्रयोग वर्तमान युग में विकास का परिचायक बन गया है, जबकि इसकी कमी विकास में बाधक होती है। वस्तुतः आधुनिक युग में ऊर्जा व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधों तथा परिवहन की रीढ़ है। पर्यावरण पर्याप्त ऊर्जा संसाधनों के अभाव में आप पाएंगे कि देश में आर्थिक विकास किसी भी तरह से संभव नहीं है। जिन देशों में ऊर्जा संसाधन नहीं है, आप देखिए कि वह अभी भी अविकसित हैं। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ये तो एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, संसार में पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव आदि, इनका आकार प्रकार, रंग रूप, गुणों, रहन सहन की प्रकृति, ये एक दूसरे से स्पष्ट भिन्नता दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जीवों की यह असाधारण भिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। विविधता मतलब अलग अलग होना। जब अलग अलग प्रकार की चीज़ें पाई जाती हों, तो आप जानते हैं ना कि विभिन्न प्रकार के रंग रूप के, उपयोगिता के पेड़ पौधे हैं। ऐसे ही जीव जंतुओं के साथ भी है, सूक्ष्म जीवों के साथ भी यही है। तो ये पृथ्वी के ऐसे संसाधन हैं जिनका सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्व है। क्या महत्व है इनका, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अनेक प्रजातियां ऐसी हैं जो जलवायु को स्थायित्व और भूमि को संरक्षण प्रदान करती हैं। जैसे जैव विविधता की अगर हम बात करें, तो नई फसलों के स्रोत और कीटनाशकों के पुनर्चक्रण के स्रोत में यह उपयोगी होता है। नई फसलों के स्रोत और कीटनाशक का जो पुनर्चक्रण है, इनके स्रोत के रूप में जैव विविधता बहुत उपयोगी होती है। यह विभिन्न उद्योग धंधों में विकास में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विभिन्न पालतू पशु हमें परिवहन सुविधाएं प्रदान करते हैं, व्यापार के विकास में सहायता देते हैं। अनेक पशु पक्षियों से विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है, जिससे अनेक उद्योग चलते हैं। दूध डेयरी उद्योग, मांस उद्योग, हड्डी व खाद्य उद्योग, चमड़ा उद्योग, चमड़े से निर्मित वस्तुओं के उद्योग, खेल के सामान के उद्योग, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं जैव विविधता से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रभावित होते हैं। तो अभी तक आपने पर्यावरण से संबंधित तमाम बातें जानी। अगला टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, जिसे हम पढ़ेंगे अगली रिकॉर्डिंग में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।